चैप्टर 14 तीसरा खत। मुझे तीसरे खत का आना अच्छी तरह याद है। मैं कह सकता हूँ कि पूरी सतर्कता रखी गई थी ताकि जब भी एबीसी अपना काम दोबारा शुरू करे तो किसी प्रकार की देरी न हो। स्कॉटलैंड यार्ड से एक जवान सार्जेंट घर तक लगा दिया गया था। अगर मैं और पायरो घर पर न हो तो जो कुछ भी पीछे से आए उसे खोलना उसकी ड्यूटी थी, ताकि वह बिना समय गंवाए तत्काल हेडक्वार्टर से संपर्क करे। जैसे जैसे दिन बीतते गए हम सब और भी तनाव में घिरते गए। जैसे जैसे इंस्पेक्टर क्रोम के उम्मीद जगाने वाले सुराग खत्म होने लगे, उसका खुद को अलग थलग और उम्दा समझने का रवैया और भी अलग थलग और उम्दा हो गया। बेटी बर्नर्ड के साथ देखे जाने वाले मर्दों के हुलिये बेकार साबित हो गए। बैक्सहील और कोडन के आसपास देखी गई कई कारों के बारे में या तो पूरी जानकारी मिल गई या फिर कुछ पता ही नहीं चला। एबीसी रेलवे गाइड की खरीदारी के बारे में जांच से कई मासूम लोगों को असुविधा हुई। जहां तक हमारा ताल्लुक था, जब जब दरवाजे पर डाकी की जानी पहचानी ठक-ठक सुनाई दी, आशंका से हमारे दिलों की धड़कन बढ़ गई। कम से कम मेरे बारे में तो यह सही था और मुझे यकीन है कि पायरो को भी यही महसूस होता होगा। मैं जानता था कि वह इस केस को लेकर बहुत नाखुश है। उसे लंदन से बाहर जाने से मना कर दिया गया ताकि कोई विपत्ति आने पर वह सही जगह पर हो। उन बेहद गर्म दिनों में उसकी मूछें तक झुक गई, पहली बार अपने मालिक के द्वारा उपेक्षित। जिस दिन एबीसी की तीसरी चिट्ठी आई उस दिन शुक्रवार था। शाम की डाक लगभग 10 बजे आई। जब हमने जाने पहचाने कदमों की आहट और खटखट सुनी तो मैं लेटर बॉक्स तक गया। मुझे याद है कि 4-5 चिट्ठियां थी। मैंने जो सबसे आखिर में देखी उस पर छपे हुए अक्षर चिपकाए गए थे। पायरो, मैं चिल्लाया और मेरी आवाज़ डूब गई। आ गई क्या? उसे खोलो जल्दी। हर घड़ी कीमती है, हमें अपनी आगे की योजना तय कर लेनी चाहिए। मैंने चिट्ठी फाड़कर खोल दी। पहली बार पायरो ने मुझे बेतरतीबी के लिए डांटा नहीं और अंदर से टाइप किया गया कागज निकाला। पढ़ो, पायरो बोला। मैं ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। बेचारे मिस्टर पायरो, तुम जुर्मों के मामले में इतने भी अच्छे नहीं जितना तुम समझते थे, है ना? देखते हैं अगर इस बार तुम कुछ बेहतर कर पाओ। इस बार आसान है। 30 तारीख को चर्स्टन। इस बारे में कुछ करने की कोशिश करो। जानते हो, अपने ढंग से अपनी ही करते जाना मेरे लिए कुछ उबाऊ है। शुभ शिकार, हमेशा तुम्हारा, एबीसी। चर्स्टन। एबीसी गाइड की अपनी प्रति की ओर भागते हुए मैंने कहा, देखे वह है कहाँ? हेस्टिंग्स, पायरो की तीखी आवाज ने मुझे टोका। यह खत लिखा कब गया? क्या उस पर कोई तारीख है? मैंने हाथ में पकड़े खत पर नजर डाली। 27 को लिखा गया, मैंने घोषणा की। क्या मैंने तुम्हें ठीक सुना हेस्टिंग्स? उसने हत्या की तारीख 30 ही दी है। सही, मुझे देखने दो यह। हे भगवान हेस्टिंग्स, क्या तुम्हें एहसास नहीं? 30 तारीख आज ही है। उसके हाथ ने दीवार पर कैलेंडर की ओर इशारा किया। मैंने पुष्टि करने के लिए अखबार उठा लिया। लेकिन क्यों? कैसे? मैं हकलाया। पायरो ने फटा हुआ लिफाफा फर्श पर से उठाया। पते के बारे में किसी अजीब चीज ने मेरे दिमाग पर हल्का सा असर डाला, लेकिन मैं पत्र का मजमून जानने के लिए इतना उतावला था कि उसकी ओर उड़ता सा ध्यान ही दिया था। उन दिन पायरो व्हाइट हेवन मैंसन्स में रह रहा था। पता यूं लिखा था, मिस्टर पायरो, व्हाइट हॉर्स मैंसन्स। कोने के आर पर लिखा था, व्हाइट हॉर्स मैंसन्स में नहीं, व्हाइट कोट मैंसन्स में भी नहीं, व्हाइट हेवन मैंसन्स में कोशिश करो। भगवान के लिए हेस्टिंग्स, पायरो धीमे से फुसफुसाया। क्या संयोग भी इस पागल आदमी का साथ दे रहा है? जल्दी जल्दी हमें स्कॉटलैंड यार्ड चलना चाहिए। 1-2 मिनट बाद ही हम फोन पर क्रोम से बात कर रहे थे। अपने पर काबू रखने वाले इंस्पेक्टर ने पहली बार और सच में नहीं कहा, बल्कि होठों पर आए अपशब्द जल्दी से दबा दिए। हम जो कह रहे थे उसने सुना और फिर फोन काट दिया ताकि जितनी जल्दी हो सके चर्स्टन से संपर्क स्थापित कर सके। बहुत देर हो गई, पायरो मुंह में बोला। तुम पक्का नहीं कह सकते, मैंने दलील दी बिना खास आशा के। उसने घड़ी की ओर देखा। 10:20। 1 घंटा और 40 मिनट बचते हैं। क्या यह मुमकिन है कि एबीसी ने इतनी देर तक अपना हाथ रोके रखा होगा? मैंने जो रेलवे गाइड ताक पर से उठाई थी उस पर नजर डाली। चर्स्टन, डेवन। मैंने पढ़ा, पेडिंगटन से 204.75 मील, जनसंख्या 656। काफी छोटी जगह लगती है यकीनन। हमारा आदमी वहां ध्यान खींचेगा। तब भी एक और जिंदगी तो चली जाएगी, पायरो बुदबुदाया। गाड़ियां कौन कौन सी हैं? मुझे लगता है कार से ट्रेन जल्दी पहुंचेगी। आधी रात को एक ट्रेन है न्यूटन एबोट तक, स्लीपिंग कार। 6-8
पर वहां पहुंचती है और फिर चर्स्टन 7:15 पर। पेडिंगटन से? हाँ, पेडिंगटन से। हम वहीं लेंगे हेस्टिंग्स। चलने से पहले तुम्हारे पास आगे की खबर लेने का समय नहीं होगा। हमें आज रात या कल सुबह बुरी खबर मिलती है तो कोई फर्क पड़ेगा कि कब मिली। यह भी है। मैंने थोड़ा सा सामान एक सूटकेस में डाल लिया, जबकि पायरो ने एक बार फिर स्कॉटलैंड यार्ड फोन किया। कुछ पल बाद वह बेडरूम में आकर पूछा, ऐसा क्या करने में व्यस्त हो तुम? मैं तुम्हारे लिए सामान पैक कर रहा था, सोचा वक्त बचेगा। तुम ज्यादा भावुक हो रहे हो हेस्टिंग्स, इससे तुम्हारे हाथों और दिमाग पर असर पड़ता है। क्या कोट तय करने का यह तरीका है? और देखो तुमने मेरे पजामे को क्या किया। अगर हेयर वॉश टूट गया तो उनका क्या होगा? भगवान के लिए, पायरो में चिल्लाया। यह जिंदगी और मौत का सवाल है। हमारे कपड़ों का क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे में संयम रखने की काबिलियत नहीं है हेस्टिंग्स। ट्रेन के चलने के समय से पहले हम ट्रेन नहीं पकड़ सकते, और कपड़े को खराब करना कत्ल को रोकने में कोई मदद नहीं करेगा। अपना सूटकेस मुझसे लेकर मैं खुद पैकिंग करने लगा। उसने कहा कि हमें खत और लिफाफा अपने साथ पेडिंगटन ले जानी चाहिए। स्कॉटलैंड यार्ड से कोई न कोई हमें वहां मिलेगा। जब हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो जो पहला शख्स हमें दिखा वह इंस्पेक्टर क्रोम था। उसने पायरो की सवालिया नजर का जवाब दिया। अभी तक कोई खबर नहीं। जितने लोग भी उपलब्ध हैं वे सब सावधान हैं। जिन लोगों का नाम सी से शुरू होता है उन सबको जब भी मुमकिन हो फोन पर चेतावनी दी जाती रही है। सिर्फ एक संभावना है, वह खत कहाँ है? पायरो ने खत उसे दे दिया। उसने खत को देखा, परखा और मुंह ही मुंह में गाली दी। क्या किस्मत, सितारे भी उस शख्स का साथ दे रहे हैं। तुम यह तो नहीं सोच रहे कि ऐसा जानबूझकर किया गया? मैंने सुझाया। क्रोम ने नए में सिर हिलाया। नहीं, उसके अपने नियम हैं, पागलपन से भरे नियम, और वह उनका पालन भी करता है। पर्याप्त चेतावनी। उसने यह साबित कर दिया है। यहीं पर उसकी सेखीबाजी आती है। अब मैं सोचता हूँ, बल्कि शर्त लगा सकता हूँ कि वह आदमी व्हाइट हाउस विस्की पीता है। न चाहते हुए भी पायरो तारीफ करता हुआ बोला। बोतल उसके सामने होती है और वह अक्षर टाइप करता है। यही तरीका है, क्रोम ने कहा। हम सब ने कभी न कभी यही किया है, बिना सोचे उस चीज का अनुसरण जो हमारी आंख के ठीक सामने होती है। उसने व्हाइट से शुरू किया और हेवन की जगह हॉर्स तक चला गया। हमें एहसास हुआ कि इंस्पेक्टर भी ट्रेन से सफर कर रहा था। अगर खुशकिस्मती से कुछ नहीं भी होता तो भी हमें चर्स्टन में होना चाहिए। कातिल वही है, या कम से कम आज है। यहाँ आखिरी पल तक मेरा एक आदमी फोन पर रहेगा, अगर कहीं कुछ हो जाए। जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म से हिली, हमने एक आदमी को दौड़कर आते हुए देखा। वह इंस्पेक्टर की खिड़की तक आया और कुछ बोला। गाड़ी स्टेशन से बाहर हुई तो पायरो और मैंने गाड़ी के कॉरिडोर से होकर इंस्पेक्टर के स्लीपर डिब्बे पर खटखट की। आपको कोई खबर मिली है? पायरो ने पूछा। जितनी खराब हो सकती थी उतनी खराब। सर कारमाइकल क्लार्क के सिर को कुचला हुआ पाया गया है। हालांकि सर कारमाइकल क्लार्क को आम लोग ज्यादा नहीं जानते थे, फिर भी वह थोड़ा बहुत प्रतिष्ठित था। वह अपने समय का जाना माना गले का डॉक्टर था। सुविधाओं सहित अपने काम से निवृत्त होने के बाद वह वो काम कर सकता था जिसमें उसकी अत्यधिक रुचि थी, चीनी मिट्टी के बर्तन इकट्ठे करना। कुछ सालों बाद अपने एक अंकल से बहुत बड़ी विरासत पा लेने के बाद वह अपने इस शौक को भी जी भरकर पूरा कर सकता था, और अब वह चीनी कला के जाने माने खजाने का मालिक था। वह शादीशुदा था मगर उसके बच्चे नहीं थे, और डेवन समुद्र तट पर खुद बनवाए हुए एक घर में रहता था। सिर्फ कभी कभी खास मौकों पर लंदन जाता था, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण नीलामी इत्यादि पर। यह सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि जवान खूबसूरत बेटी बर्नेट की मृत्यु के बाद कारमाइकल की मौत वर्षों तक अखबारों की सबसे बड़ी सुर्खी बनी रहेगी। इस तथ्य ने कि यह अगस्त का महीना था और अखबारों को बहुत कम मसाला मिल रहा था, स्थिति को और भी खराब कर दिया। पायरो बोला, हो सकता है प्रचार वह काम कर सके जो व्यक्तिगत प्रयास नहीं कर सके। अब पूरा देश एबीसी का इंतजार करेगा। बदकिस्मती से वह भी यही चाहता है। मैंने कहा, सही है, मगर हो सकता है यही उसकी बर्बादी की वजह भी हो। सफलता की तसल्ली के बाद वह लापरवाह हो सकता है। मुझे यही उम्मीद है कि शायद उसे अपनी ही चालाकी का नशा हो जाए। यह सब कितना अजीब है पायरो। एक विचार आते ही मैं हैरानी से बोला, जानते हो यह इस तरह का पहला अपराध है जिस पर तुम और मैं एक साथ काम कर रहे हैं। अभी तक के सारे कत्ल कुछ निजी से रहे हैं। तुम काफी सही हो मेरे दोस्त। अब तक हमेशा ही हमें भीतर से काम करना पड़ा है। मृतक का बीता हुआ कल ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। अहम मसले रहे हैं, उसकी मृत्यु से किसको फायदा है? उसके आसपास के लोगों में से किसके पास जुर्म करने का मौका था?
बात हमेशा समय पर जुर्म की रही है। हमेशा हमारे आपसी साथ में पहली बार यह एक क्रूर और अवैयक्तिक हत्या है, बाहर से की गई हत्या। मैं कांप उठा। यह तो काफी भयानक है। हाँ, मैं तो पहला खत पढ़ते ही समझ गया था कि कुछ गलत है, कुछ उल्टा टेढ़ा। उसने अधीरता से इशारा किया। घबराहट को नहीं आने देना चाहिए। यह किसी आम अपराध से ज्यादा खराब नहीं है। हैं? क्या किसी बेगाने की जान लेना किसी अपनी ही जान लेने से ज्यादा बुरा है? अपना जो आपका यकीन करता हो, आप पर भरोसा रखता हो, ज्यादा बुरा है क्योंकि यह पागलपन है। नहीं हेस्टिंग्स, ज्यादा बुरा नहीं, ज्यादा मुश्किल है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूं। यह बेहद ज्यादा दहलाने वाला है। पायरो सोचते हुए बोला, उसका पता लगाना ज्यादा आसान है क्योंकि वह पागलपन है। किसी चतुर शाने द्वारा किया गया अपराध ज्यादा उलझा हुआ होता है। यहाँ सिर्फ उसकी सोच पकड़ने की बात है। यह वर्णमाला का मामला, इसमें गलतियां हैं। बस अगर मुझे इसके पीछे की सोच समझ आ जाए तो सब कुछ साफ और आसान हो जाए। उसने सांस खींचकर सिर हिलाया। यह अपराध और नहीं होने चाहिए। मुझे जल्दी ही सच्चाई को देख लेना चाहिए। जाओ हेस्टिंग्स, थोड़ा सो लो, कल बहुत कुछ होगा करने को। चैप्टर 15। सर कारमाइकल क्लार्क। चर्स्टन, जो एक तरफ ब्रिक्सहैम और दूसरी तरफ पैगंटन तथा टार्के के मध्य स्थित है, टारबी के घुमाव के बीचों बीच है। लगभग 10 साल पहले तक वह केवल गोल्फ का मैदान था और मैदान के नीचे एक हरा फैलाव या नीचे समुद्र की तरफ जाता हुआ इंसानी रिहाइश के नाम पर वहां सिर्फ खेतों पर बने 1-2 फार्म हाउस थे। लेकिन हाल के वर्षों में चर्स्टन और पैगंटन के बीच काफी इमारतें बनी हैं और पूरा सागर तट छोटे छोटे घरों, बंगलों और नई सड़कों इत्यादि से चिन्हित है। सर कारमाइकल क्लार्क ने लगभग 2 एकड़ की जगह खरीदी थी जहां से बिना किसी रुकावट के समुद्र का नजारा दिखता था। जो घर उसने बनाया वह नए फैशन का था। एक सफेद आयताकार घर जो आंखों को भाता था। घर बहुत बड़ा नहीं था, उन 2 कमरों को छोड़कर जिनमें उसके संग्रह की नुमाइश की जाती थी। हम लगभग 8 बजे वहां पहुंचे। स्टेशन पर ही एक पुलिस अधिकारी हमें मिला और मौजूदा हालात की जानकारी दी। मालूम हुआ कि सर कारमाइकल को हर रात खाने के बाद टहलने की आदत थी। जब पुलिस ने 11 बजे के कुछ बाद फोन किया तो पता लगा कि वह तब तक वापस नहीं आया था। चूंकि वह हमेशा एक ही रास्ते पर टहलता था, इसलिए पुलिस की सर्च पार्टी को उसका शव ढूंढने में देर नहीं लगी। मौत की वजह सिर पर पीछे से किसी भारी चीज से चोट लगना था। लाश के ऊपर एक एबीसी गाइड उल्टी रखी हुई थी। हम लगभग 8 बजे कॉम्बसाइड घर का नाम पहुंचे। एक बुजुर्ग बटलर ने दरवाजा खोला, जिसके कांपते हाथों और परेशान हाल चेहरे से पता चलता था कि इस दुखद घटना का उस पर कितना असर हुआ था। गुड मॉर्निंग डेवरिल, पुलिस अधिकारी ने कहा। गुड मॉर्निंग मिस्टर वेल्स, लंदन से यही सज्जन आई हैं डेवरिल। इस तरफ सर। वह हमें एक लंबे से खाने के कमरे में ले गया जहां नाश्ता लगा दिया गया था। मैं मिस्टर फ्रैंकलिन को लेकर आता हूँ। 1-2 मिनट के बाद ही एक लंबे ऊंचे धूप सेकने से तांबे के रंग जैसे हो गए आदमी ने कमरे में प्रवेश किया। वह फ्रैंकलिन क्लार्क था, मृतक का इकलौता भाई। उसका हाव भाव आत्मविश्वास से भरे कुशल व्यक्ति का सा था जिसे अचानक आ पड़ी मुसीबत का सामना करने की आदत हो। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, इंस्पेक्टर वेल्स ने परिचित कराया। यह सीआईडी के इंस्पेक्टर क्रोम है, मिस्टर हरक्यूल पायरो, और यह है कैप्टन हैटर। हेस्टिंग्स, मैंने रुखाई से सुधारा। फ्रैंकलिन क्लार्क ने हम सबसे एक एक करके हाथ मिलाया और साथ ही एक तीखी नजर भी डाली। आइए नाश्ता कीजिए, उसने कहा। हम खाते हुए ही बात कर सकते हैं। विरोध की कोई आवाज नहीं आई और जल्दी ही हम बढ़िया अंडों, बेकन और कॉफी के साथ पूरा न्याय कर रहे थे। फ्रैंकलिन बोला, इंस्पेक्टर वेल्स ने कल रात मुझे हालात का कुछ अंदाजा दे दिया है। हालांकि मैं मानता हूं कि मैंने इतनी ज्यादा उटपटांग कहानी आज तक नहीं सुनी। इंस्पेक्टर क्रोम, क्या मैं यह सच में मान लूं कि मेरा भाई बेचारा किसी पागल हत्यारे का शिकार हो गया, कि यह इस कड़ी में तीसरा कत्ल है और हर बार लाश के पास एक एबीसी गाइड रख दी गई? ऐसा ही है मिस्टर क्लार्क, लेकिन क्यों? ऐसे अपराध से क्या फायदा हो सकता है? बीमार से बीमार मन के मुताबिक भी। पायरो ने सहमति में सिर हिलाया। आप सीधे मुद्दे पर आ गए हैं मिस्टर फ्रैंकलिन, उसने कहा। इस पड़ाव पर तो अभी कारण ढूंढने का खास फायदा नहीं मिस्टर क्लार्क, इंस्पेक्टर क्रोम ने उत्तर दिया। यह काम तो किसी मनोचिकित्सक का है। हालांकि मैं कह सकता हूं कि मुझे अपराधी मानसिकता का कुछ अनुभव है और कारण बेहद नाकाफी होते हैं। अपने आप को दिखाने की इच्छा होती है, आम लोगों की नजर में चमकने की, कुछ होने की इच्छा। क्या यह सही है मिस्टर पायरो?
क्लार्क विश्वास नहीं कर पा रहा था। पायरो से उसका यह पूछना इंस्पेक्टर क्रोम को अच्छा नहीं लगा। सही, मेरा दोस्त बोला। जो भी है, ऐसा आदमी देर तक बिना पकड़ में आई नहीं रह सकता। क्लार्क सोचता हुआ बोला, आप ऐसा सोचते हैं? वे चालाक हैं। वो लोग, आपको याद रखना चाहिए कि ऐसा आदमी बाहर से दिखने में बिल्कुल साधारण होता है। वह ऐसे वर्ग से होता है जिसे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है। मिस्टर क्लार्क, क्या आप मुझे हकीकत बताएंगे? क्रोम ने बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा। जरूर। मैं समझता हूँ कि कल आपका भाई तन मन से सामान्य था। उसे कोई खास तरह का खत नहीं मिला। ऐसा कुछ हुआ जिससे वह परेशान हो? नहीं, मैं कह सकता हूँ कि वह रोज की तरह ही था। किसी भी तरह से परेशान या चिंतित नहीं। माफ कीजिए इंस्पेक्टर, मैंने ऐसा नहीं कहा। परेशान और चिंतित रहना मेरे बेचारे भाई की आम अवस्था थी। ऐसा क्यों? शायद आपको मालूम नहीं होगा कि मेरी भाभी लेडी क्लार्क की सेहत बहुत खराब है। आपस की बात है, वास्तव में उसे कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं और वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। उसकी बीमारी ने मेरे भाई के दिल दिमाग पर बहुत असर किया है। मैं कुछ समय पहले ही पूर्व से लौटा हूँ और अपने भाई में बदलाव देखकर दंग रह गया। पायरो ने बीच में ही सवाल पूछा। मान लीजिए मिस्टर क्लार्क, आपका भाई एक चट्टान के पास गोली लगे हुए पाया जाता है या गोली लगने के बाद एक रिवॉल्वर उसके पास पड़ा हुआ पाया जा रहा। साफ साफ कहूं तो मैं झट से इस नतीजे पर पहुंच जाता कि यह खुदकुशी थी। एक बार फिर पायरो बोल उठा। क्या? अपने आप को दोहराने वाली बात, इसका कोई महत्व नहीं। किसी भी तरह यह खुदकुशी नहीं थी। क्रोम ने रूखेपन से कहा। मिस्टर क्लार्क, मेरा यह भी मानना है कि आपके भाई को शाम को टहलने जाने की आदत थी। बिल्कुल सही, वह हमेशा जाता था, हर रात। जाहिर है कि अगर तेज बारिश हो रही हो तब नहीं। घर में हर किसी को इस आदत के बारे में पता था? बेशक। और घर से बाहर? मैं समझा नहीं, आपका बाहर से क्या मतलब है? माली को इसका पता हो सकता है या नहीं भी मैं नहीं जानता। गांव में? सही सही कहे तो हमारी यह जगह गांव नहीं है। चर्स्टन में डाकघर भी है और छोटे छोटे घर भी हैं, लेकिन यहाँ कोई गांव या दुकानें नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ घूमता हुआ कोई भी अजनबी आसानी से देख लिया जाएगा। ठीक इसका उल्टा, अगस्त के महीने में दुनिया का यह हिस्सा अजनबियों से भरा होता है। वो हर दिन कारों में, बसों में या फिर पैदल ही ब्रिक्सहेम, टोरके या पेनिंगटन से आते रहते हैं। ब्रॉडसेंस जो वहां पर है, वह हाथ से इशारा करता है, एक बहुत लोकप्रिय बीच है, और एल्बरी कोव भी। यह एक जानी मानी खूबसूरत जगह है और लोग यहाँ पिकनिक पर आते हैं। काश वे नहीं आते। आप कल्पना भी नहीं कर सकते जून और जुलाई के आरंभ में यह जगह कितनी शांत और सुंदर होती है। तो आपको नहीं लगता कि कोई अजनबी किसी की नजर में आएगा? अगर वह बिल्कुल ही पागल न हो तो। यह आदमी तो पागल नहीं लगता, क्रोम ने निश्चय से कहा। आप मेरा मतलब समझते हैं मिस्टर क्लार्क। यह आदमी इस जगह पर निगरानी करता रहा होगा और आपके भाई की शाम को घूमने की आदत का पता लगा लिया होगा। वैसे मैं समझता हूँ कि कल किसी आदमी ने घर तक आकर सर कारमाइकल से मिलने के लिए तो नहीं कहा होगा। मेरी जानकारी में तो नहीं, लेकिन डेविल से पूछते हैं। उसने घंटी बजाई और बटलर से यह सवाल पूछा। नहीं सर कारमाइकल से मिलने कोई नहीं आया। मैंने घर के आसपास भी किसी को घूमते हुए नहीं देखा, नहीं नौकरानियों ने, क्योंकि मैं उनसे पूछ चुका हूँ। एक पल रुककर डेविल ने पूछा, बस इतना ही सर? हाँ डेविल, तुम जा सकते हो। बटलर वापस चला गया, दरवाजे में एक युवती को रास्ता देते हुए। वह जैसे ही अंदर आई, फ्रैंकलिन क्लार्क उठकर खड़ा हो गया। यह मिस ग्रे है जेंटलमैन, मेरे भाई की सेक्रेटरी। लड़की के असाधारण गोरे रंग ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। उसके बाल राख जैसे रंग के थे, आंखें हल्की स्लेटी और एक प्रकार की चमकदार पारदर्शी पीलापन जो अक्सर नॉर्वे और स्वीडन के लोगों में देखने को मिलता है। देखने में वह 27 वर्ष की लगती थी, उतनी ही काबिल भी जितनी सुंदर। क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने बैठते हुए पूछा। क्लार्क उसके लिए एक प्याला कॉफी लाया, लेकिन उसने खाने पीने की कोई भी चीज लेने से मना कर दिया। क्या तुम सर कारमाइकल का पत्र व्यवहार संभालती थी? क्रोम ने पूछा। हाँ, सारा का सारा। मुझे लगता है कि उनको कभी कोई पत्र एबीसी के हस्ताक्षर के साथ नहीं मिला। एबीसी? उसने सिर हिलाकर इनकार किया। मुझे पूरा यकीन है कि नहीं। उन्होंने कभी अपनी शाम की सैर के वक्त किसी को बेमतलब आसपास मंडराते हुए देखने का जिक्र नहीं किया। नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और तुमने खुद भी कोई अजनबी नहीं देखे? बेमतलब घूमते तो नहीं, बेशक इन दिनों बहुत से लोग इधर उधर चल फिर रहे होते हैं। अक्सर ही ऐसे लोग दिख जाते हैं जो बिना उद्देश्य गोल्फ लिंक्स में या समुद्र की तरफ जाती सड़कों पर घूम रहे होते हैं। हर साल इन दिनों लगभग जो भी दिखता है अजनबी ही होता है।
पायरो ने सोचते हुए सिर हिलाया। इंस्पेक्टर क्रोम ने सर कारमाइकल की रात की सैर की जगह देखने की इच्छा जताई। फ्रैंकलिन क्लार्क आगे आगे चला और मिस ग्रे भी हमारे साथ आ गई। वह और भी मैं बाकी लोगों से थोड़ा पीछे था। यह हादसा आप सब लोगों के लिए जबरदस्त धक्का रहा होगा, मैंने कहा। अविश्वसनीय लगता है। रात को जब पुलिस का फोन आया तो मैं सोने चली गई थी। मुझे नीचे से आवाजें आ रही थी और आखिर मैंने अपने कमरे से निकलकर पूछा क्या बात थी। डेवरिल और मिस्टर क्लार्क लैंटर्न लेकर बाहर जा रहे थे। सर कारमाइकल अपनी सैर से अक्सर कब तक वापस आ जाते थे? लगभग 9:45 बजे तक। वह पीछे वाले दरवाजे से खुद ही अंदर आ जाते थे और कभी सीधे सोने चले जाते थे, कभी गैलरी में जहां उनका संग्रह था। इसलिए अगर पुलिस फोन न करती तो तब तक उनके न होने का पता नहीं चलता, जब तक सुबह के समय उन्हें कोई बुलाने नहीं जाता। उनकी पत्नी के लिए तो यह एक बहुत बड़ा आघात रहा होगा। लेडी क्लार्क को काफी हद तक मोर्फिया पर रखा जाता है। मेरे ख्याल में तो वे इतनी सुन्न सी रहती हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता आसपास क्या चल रहा है। हम बगीचे के दरवाजे से निकलकर गोल्फ लिंक्स में आ गए थे, जहां एक किनारे से होते हुए हम सीढ़ी पार करके एक ढलान वाली घुमावदार सड़क पर पहुंच गए। यह एल्बरी कोव की ओर जाती है, फ्रैंकलिन क्लार्क ने बताया। लेकिन 2 साल पहले एक नई सड़क बनाई गई जो ब्रैडसेंड्स और फिर एल्बरी कोव जाती है, इसलिए यह सड़क अब तकरीबन सुनसान है। हम सड़क पर आगे चले गए। उसके अंत में एक रास्ता पौधों और कांटेदार झाड़ियों से होता हुआ समुद्र तक चला गया। अचानक हम एक हरी भरी पट्टी पर निकल आए जहां से नीचे समुद्र दिखता था और तट के चमकते सफेद पत्थर। चारों ओर गहरे हरे पेड़ नीचे समुद्र तक जा रहे थे। यह एक मनोहर स्थल था, सफेद, गहरा हरा और नीलम के रंग का। कितना सुंदर, मैंने हैरानी से कहा। क्लार्क उत्सुकता से मेरी ओर मुड़ा। है ना, जब अपने आसपास यह है तो लोग विदेश क्यों जाना चाहते हैं? मैं अपने समय में पूरी दुनिया घुमा हूं, लेकिन इतनी सुंदर जगह कोई और नहीं देखी। फिर जैसे अपनी उत्सुकता पर लज्जित सा होकर मैं ज्यादा स्वाभाविक स्वर में बोला, यह मेरे भाई की रात की सैर की जगह थी। वह यहाँ तक आता था और फिर दाईं ओर की बजाय बाईं ओर मुड़कर खेत और मैदान पार करके घर वापस आता था। हम आगे बढ़ते रहे और मैदान के बीचों बीच झाड़ी के पास उस जगह पहुंचे जहां लाश पाई गई थी। क्रोम ने सिर हिलाया। काफी आसान। वह आदमी यहाँ अंधेरे में खड़ा होगा। आपके भाई ने कुछ भी नहीं देखा होगा जब तक वार ही नहीं हो पाया। मेरे पास खड़ी लड़की कांप उठी। फ्रैंकलिन क्लार्क बोला, रुको थोड़ा, यह बहुत पाशविक है, लेकिन सच्चाई से कतराने का कोई फायदा नहीं। थोड़ा ग्रे नाम उस पर सही बैठता था। हम घर वापस चले गए जहां फोटो लिए जाने के बाद शव को ले जाया गया था। जैसे ही हम चौड़ी सी सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक डॉक्टर हाथ में काला बैग पकड़े कमरे से बाहर आया। हमें बताने के लिए कुछ, डॉक्टर? क्लार्क ने पूछा। डॉक्टर ने सिर हिलाकर इनकार किया। एकदम सीधा साधा केस। मैं तकनीकी बारीकियां तहकीकात के लिए रखूंगा। जो भी हो, उन्हें तकलीफ नहीं हुई, मृत्यु तत्काल हो गई थी। वह आगे बढ़ गया। मैं जाकर लेडी क्लार्क को देखता हूँ। अस्पताल की नर्स बरामदे में कुछ आगे बने एक कमरे से बाहर आई और डॉक्टर उसके पास चला गया। हम उस कमरे में चले गए जिसमें से डॉक्टर बाहर आया था। मैं जल्दी ही बाहर आ गया। थोड़ा ग्रे अभी भी सीढ़ियों के सिरे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। मिस ग्रे, मैं रुक गया। क्या बात है? उसने मेरी ओर देखा। मैं डी के बारे में सोच रही थी। डी के बारे में? मैंने मूर्खता से पूछा। हाँ, अगली हत्या। कुछ करना चाहिए, इसे रोकना होगा। मेरे पीछे पीछे क्लार्क भी कमरे से बाहर आ गया। क्या रोकना होगा थोड़ा? यह भयानक हत्याएं। हाँ, उसका जबड़ा बाहर को उभर आया। मैं किसी वक्त मिस्टर पायरो से बात करना चाहता हूँ। क्या क्रोम एक काबिल आदमी है? उसने अचानक शब्द उछाल दिए। मैंने बताया कि वह बहुत होशियार अफसर माना जाता था, लेकिन शायद मेरी आवाज में उतना उत्साह नहीं था जितना होना चाहिए था। उसका हाव भाव बेहद आक्रामक है। क्लार्क बोला, लगता है जैसे उसे सब पता है, लेकिन उसे पता है कितना? जहां तक मैं देख सकता हूँ कुछ नहीं। 1-2 पल चुप रहकर उसने फिर कहा, मेरे पैसे के लायक तो मिस्टर पायरो है। मेरे पास एक योजना है, मगर हम उसकी बात बाद में करेंगे। बरामदे में आगे बढ़कर उसने उसी दरवाजे पर दस्तक दी जिससे डॉक्टर भीतर गया था। मैं एक क्षण के लिए हिचकिचाया। लड़की ठीक अपने सामने एकटक देख रही थी। आप क्या सोच रही हैं मिस ग्रे? उसने आंखें मेरी ओर उठाई। मैं सोच रही हूँ अब वह कहाँ होगा। मेरा मतलब हत्यारे से है। हत्या हुए अभी 12 घंटे भी नहीं हुए। कोई अच्छे दिव्य दृष्टि वाली नहीं जो देख सके कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है।
पुलिस ढूंढ रही है, मैंने कहना शुरू किया। मेरे आम से शब्दों ने जादू तोड़ दिया। थोड़ा ग्रे ने अपने को संजो लिया। हाँ, उसने कहा, बेशक। वह सीढ़ियाँ उतर गई। मैं वहाँ एक पल ज्यादा रुका रहा, उसके शब्दों को मन ही मन समझता हुआ। ABC। वह इस वक्त कहाँ था? चैप्टर 16। कैप्टन हेस्टिंग्स की मौजूदगी में नहीं। मिस्टर अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट बाकी दर्शकों के साथ टोरके थिएटर से बाहर आया, जहां वह एक अत्यंत भावप्रबल फिल्म देख रहा था, नोट ए स्पैरो। दोपहर की धूप में बाहर आते ही उसने पलकें झपकाई और खोए हुए कुत्ते की तरह आसपास देखा, जो उसकी खासियत थी। वह अपने आप से ही बोला, यह एक ख्याल है। अखबार बेचने वाले लड़के पास से चिल्लाते हुए गुजरे, ताज़ा खबर, पागल हत्यारा चार्ल्सटन में। उनके हाथों में इश्तेहार थे जिन पर लिखा था, चार्ल्सटन हत्या, ताज़ा खबर। कस ने अपनी जेब टटोली, एक सिक्का निकाला और अखबार खरीदा, लेकिन उसे तत्काल खोला नहीं। प्रिंसेस गार्डन जाकर वह टोरके सागर तट के सामने एक जगह ओट में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। बड़ी बड़ी सुर्खियां थीं। सर कारमाइकल क्लार्क की हत्या, चार्ल्सटन में भयंकर दुर्घटना, मानसिक रूप से बीमार हत्यारे का काम। इसके नीचे लिखा था, केवल 1 महीना पहले पूरा इंग्लैंड बैक्सील में एक जवान लड़की एलिजाबेथ बर्नेट की हत्या हो जाने से स्तब्ध रह गया था। पाठकों को याद होगा कि एक ABC रेलवे गाइड उस केस का हिस्सा थी। सर कारमाइकल क्लार्क के शव के पास भी एक ABC पाई गई और पुलिस का मानना है कि दोनों अपराध एक ही व्यक्ति ने किए हैं। क्या यह मुमकिन है कि एक पागल हत्यारा हमारे सागर तट की सैरगाहों में खुला घूम रहा है? मिस्टर कस्ट के पास बैठे फलालेन की पैंट और शौक नीली कमीज पहने एक युवक ने टिप्पणी की, खतरनाक मामला है, क्यों? कस्ट उछला, बहुत बहुत। युवक ने देखा कि उसके हाथ इस तरह कांप रहे थे कि वह मुश्किल से अखबार पकड़े था। पागलों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, युवक ने गपशप करने के लहजे में कहा। आप जानते हैं, वे हमेशा मूर्ख नहीं लगते, अक्सर मेरे और आपके जैसे लगते हैं। मेरा भी यही ख्याल है, कस्ट ने कहा। यह सच है, कई बार तो युद्ध उनका दिमाग हिला देता है। आज तक सब कुछ सही नहीं हो पाया। मेरे ख्याल में तुम ठीक कह रहे हो, मुझे युद्ध अच्छे नहीं लगते, युवक बोला। उसका साथी उसकी ओर मुड़ा। मुझे प्लेन कैंसर और निद्रा रोग अच्छे नहीं लगते, मगर फिर भी वे होते हैं। युद्ध रोके जा सकते हैं, युवक ने यकीन के साथ कहा। कष्ट हंसा और कुछ देर हंसता रहा। युवक कुछ सतर्क हुआ, यह खुद भी थोड़ा पागल है, उसने मन ही मन सोचा। वह बोला, माफी चाहता हूँ सर, मेरे ख्याल में आप युद्ध पर गए होंगे। गया था, उसने मुझे अस्थिर कर दिया। तभी से मेरा सिर ठीक नहीं, दुखता ही रहता है, पूरी तरह दुखता है। ओह, मुझे इसके लिए अफसोस है, युवक ने अटपटी आवाज में कहा। कभी कभी तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। सच, मुझे अब चलना चाहिए, युवक बोला और जल्दी से उठकर चला गया। वह जानता था जब लोग अपनी सेहत के बारे में बात करते हैं तो कैसे हो जाते हैं। कष्ट अपने अखबार के साथ वहीं रहा। वह उसे बार बार पढ़ता रहा। लोग उसके सामने से गुजरते रहे। अधिकतर लोग हत्या की बात कर रहे थे। भयंकर, क्या तुम्हें लगता है कि इस सब का चीनियों से कोई वास्ता है? क्या चीनी कैफे में एक वेट्रेस? वास्तव में गोल्फ लिंक्स में? मैंने तो सुना था कि बीच पर, लेकिन डार्लिंग, हमने कल से ही चाय एल्बरी में। पुलिस उसे जरूर पकड़ लेगी। वह अब किसी भी मिनट पकड़ा जा सकता है। काफी मुमकिन है कि वह टोरके में हो। वह दूसरी औरत जिसने उसका खून किया, क्या कहते हैं उसे? कस्ट ने बड़ी सफाई से अखबार की तह लगाई और सीट पर रख दी। फिर वह उठकर आराम से शहर की ओर चल दिया। लड़कियां उसके पास से गुजरी, सफेद, गुलाबी और नीले रंग के फ्रॉक और गर्मियों की पोशाकें पहने। वह हंसती खिलखिलाती रही। उनकी आंखें पास से गुजरने वाले मर्दों को तोलती रही। एक बार भी उनकी आंखें पल भर के लिए कष्ट पर नहीं ठहरी। उसने एक छोटी मेज पर बैठकर चाय तथा डैम्पशायर क्रीम का ऑर्डर दिया। चैप्टर 17। वक्त का इंतजार। सर कारमाइकल क्लार्क की हत्या के बाद ABC रहस्य खूब मशहूर हो गया। अखबारों में और कुछ नहीं होता था। कई तरह के सुराग मिलने की खबरें आती। बताया जाता कि जल्द ही गिरफ्तारी होने वाली थी। हत्या से दूर दूर से संबंधित किसी भी व्यक्ति या जगह की तस्वीरें छप जाती। जो भी साक्षात्कार देना चाहता उसका साक्षात्कार छप जाता। संसद में सवाल पूछे जाते। अब एंडोवर हत्या को भी दूसरे दोनों हत्याओं के साथ जोड़ दिया गया। स्कॉटलैंड यार्ड का मानना था कि अधिक से अधिक प्रचार ही हत्यारे को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका होगा। ग्रेट ब्रिटेन की सारी जनता शौकिया जासूस बन गई। डेली फ्लीकर को यह शीर्षक छापने की प्रेरणा मिल गई। वह आपके शहर में हो सकता है। पायरो इस सब के बीचों बीच था। उसे भेजे गए पत्र छापे भी गए और उनकी कॉपियां भी बनाई गई। उसे अपराधों
को न रोकने के लिए खूब गालियां भी दी गई और यह कहकर उसका बचाव भी किया गया कि मैं जल्दी कातिल का नाम बताने वाला था। पत्रकार उसे लगातार साक्षात्कार के लिए तंग करते। आज मिस्टर पायरो ने क्या कहा? नीचे बेवकूफियों से भरा आधा स्तब्ध होता। मिस्टर पायरो स्थिति को गंभीरता से लेते हैं। मिस्टर पायरो सफलता की कगार पर। मिस्टर पायरो के खास दोस्त कैप्टन हेस्टिंग्स से हमारे विशेष संवाददाता को बताया। पायरो, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरा दोस्त उत्तर देता, मैं जानता हूँ हेस्टिंग्स, जानता हूँ। कहे गए और लिखे गए शब्दों में खाई जैसा अंतर होता है। वाक्यों को ऐसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है कि मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम यह सोचो कि मैंने अपने को परेशान मत करो। इन सब की कोई अहमियत नहीं है। हो सकता है यह बेवकूफियां कुछ मदद ही करें। कैसे? अरे, पायरो ने कहा, अगर हमारा पागल हत्यारा वो पढ़ ले जो डेली ब्लॉक को दिया गया मेरा बयान समझा जाता है, तो वह एक विरोधी के रूप में मेरी इज्जत करना छोड़ देगा। हो सकता है मेरे कहने का तात्पर्य यह लग रहा हो कि केस की तहकीकात को लेकर कुछ भी नहीं किया जा रहा था। ठीक इसके विपरीत स्कॉटलैंड यार्ड और पुलिस छोटे से छोटे सुराग के पीछे भाग रही थी। अपराध की जगहों के आसपास दूर दूर तक सारे होटलों, छात्रावासों और किराए के घरों की चलाने वालों से बारीकी से पूछताछ की जा रही थी। सैकड़ों कल्पनाशील लोगों की कहानियों की छानबीन की जा रही थी, जैसे कि उन्होंने एक संदिग्ध से लगने वाले आदमी को इधर उधर आंखें घुमाते हुए देखा या एक डरावने आदमी को लुकते छिपते जाते हुए देखा। छोटी से छोटी जानकारी को भी अनदेखा नहीं किया गया। रेलगाड़ियां, बसें, ट्राम, कुली, बस कंडक्टर, किताबों की दुकानें, लेखक, सामग्री विक्रेता, पूछताछ और तहकीकात का अटूट सिलसिला जारी था। कम से कम 20 लोगों को पूछताछ के लिए तब तक रोका गया जब तक वे पुलिस को उस रात अपनी गतिविधियों के बारे में यकीन नहीं दिला पाए। कुछ नतीजे बिल्कुल ही कोरे नहीं थे। कुछ बयानों को उपयोगी समझकर लिख लिया गया था, लेकिन बिना किसी और सबूत के वो कहीं पहुंचा नहीं पाए। अगर क्रोम और उसके साथी हारने वाले नहीं थे तो पायरो मुझे अजब ढंग से ढीला लगा जब जब हमारी बहस हो जाती। लेकिन मेरे दोस्त, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? रोजमर्रा की पूछताछ पुलिस मेरे से बेहतर कर लेती है। तुम हमेशा यही चाहते हो कि मैं कुत्ते की तरह भागता रहूं, जिसकी बजाय तुम घर पर बैठ जाते हो जैसे जैसे एक अक्लमंद शख्स। हेस्टिंग्स, मेरी ताकत मेरे दिमाग में है। हर वक्त जब तुम समझते हो कि मैं खाली बैठा हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ। सोच रहे होते हो? ये सोचने का वक्त है। हाँ, 1000 बार हाँ। लेकिन सोचने का फायदा? तुम्हें तीनों खूनों के तथ्य जुबानी याद है। मैं तथ्यों के बारे में नहीं, एक पागल के दिमाग के बारे में सोचता हूँ। एक पागल के दिमाग के बारे में? बिल्कुल। उसे एक पल में नहीं समझा जा सकता। जब मुझे यह समझ आ जाएगा कि वह कैसा आदमी है, तो यह भी पता लग जाएगा कि वह कौन है। और हर वक्त मैं कुछ न कुछ सीखता हूँ। एंडोवर कत्ल के बाद हमें कातिल के बारे में क्या पता लगा? तकरीबन कुछ नहीं। बैक्सिल अपराध के बाद थोड़ा सा कुछ और। जस्टिन हत्या के बाद कुछ और। शायद तुम न देखना चाहो, लेकिन मुझे एक रूपरेखा दिखने लगी है। किसी चेहरे या आकृति की नहीं, बल्कि एक दिमाग की रूपरेखा। एक दिमाग जो किसी खास दिशा में काम करता है अगले अपराध के बाद। पायरो, मेरे दोस्त ने मुझे तटस्थता से देखा। हाँ हेस्टिंग्स, मेरे ख्याल में यह तय है कि एक और अपराध होगा। बहुत कुछ सही मौके पर निर्भर करता है। आज तक तो हमारा अनदेखा अनजाना किस्मत वाला रहा। हो सकता है इस बार उसकी किस्मत पलट जाए। हर हालत में अगले अपराध के बाद हमें बहुत कुछ पता लग जाएगा। अपराध भयानक रूप से बहुत कुछ दिखाता है। अपना ढंग जैसे भी चाहे बदलने की कोशिश करो। तुम्हारी पसंद, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे सोचने का ढंग और तुम्हारी आत्मा तुम्हारी कर्मों से प्रकट होगी ही। कुछ उलझाने वाले संकेत भी होते हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे दो दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं, मगर जल्दी ही रूपरेखा साफ हो जाएगी और मैं जान पाऊंगा कि वह कौन है। नहीं हेस्टिंग्स, मुझे उसका नाम और पता नहीं मालूम होगा। मैं जान जाऊंगा कि वह किस तरह का आदमी है, और फिर मैं मछली पकड़ने जाऊंगा। मैं कुछ नहीं समझा तो वह कहता रहा, तुम समझते हो ना हेस्टिंग्स, मछुआरे को पता होता है कि किस तरह की मछली को कैसा चारा डाला जाए। मैं सही प्रकार का चारा डालूंगा। और फिर तुम भी उस उम्दा क्रोम जितने ही बुरे हो जो हमेशा हाँ हाँ अच्छा अच्छा कहता रहता है। अरे फिर यह भी वह जाल में उलझ जाती है और कांटे में फंस जाती है, और फिर हम रस्सी खींच लेते हैं और इस बीच दाएं बाएं लोग मरते हैं। 3 लोग, जबकि हर हफ्ते 120 लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। वह बात दूसरी है। मरने वालों के लिए शायद एक ही बात है, बाकी लोगों, रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए जरूर फर्क है। लेकिन इस केस में मुझे एक बात की खुशी है। जरूर, चलो खुशी की कोई बात तो सुने।
ताने मारना बेकार है। मुझे खुशी है कि इस केस में बेगुनाहों को खुद को गुनाह के साये में खड़े पाने की पीड़ा नहीं है। क्या यह बेहतर नहीं? नहीं, 1000 बार नहीं। शक के माहौल में जीने से ज्यादा तकलीफदेह और कुछ नहीं। हर वक्त अपने पर टिकी आंखों को देखना, उनमें बसे प्यार को डर में बदलते देखना, अपनों पर शक करने से ज्यादा तकलीफदेह कुछ नहीं। यह जहरीला है, हवा में भरे जहर जैसा। कम से कम हम एबीसी पर बेगुनाहों की जिंदगी में जहर भर देने का दोष नहीं मर सकते। तुम जल्दी ही उसके लिए बहाने ढूंढने लगोगे। मैंने कड़वाहट से कहा, क्यों नहीं? हो सकता है वह खुद को सही समझता हो सकता है कि अंत में हमें भी उसकी ही सोच से हमदर्दी हो जाए। पायरो, सच में? ओ, मैंने तुम्हें चौंका दिया। पहले मेरा आलस और फिर मेरे विचार। मैंने बिना जवाब दिए सिर इधर से उधर हिलाया। 1-2 मिनट बाद पायरो बोला, मेरे पास एक योजना है जो तुम्हें पसंद आएगी, क्योंकि उसमें निठल्ले बैठने की बजाय कुछ करना होगा। इसमें बहुत सी बातचीत भी होगी और सोचना लगभग नहीं के बराबर। मुझे उसका कहने का अंदाज खास पसंद नहीं आया। वह क्या है? मैंने सावधानी से पूछा। दोस्तों, रिश्तेदारों और नौकरों को जितनी जानकारी है वह निकलवाना। तुम्हें शक है कि वह कुछ छुपा रहे हैं? जानबूझकर नहीं, लेकिन जानकारी देने में हमेशा चुनाव होता है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि कल का पूरा हाल बताओ तो शायद तुम कहोगे, मैं 9 बजे उठा, 9:30 नाश्ता किया, मैंने अंडे और बेकन खाए, क्लब गया, वगैरह वगैरह। तुम यह नहीं जोड़ोगे, मेरा नाखून टूट गया और मुझे वह काटना पड़ा। मैंने शेव के लिए पानी मंगवाया, मैंने मेजपोश पर थोड़ी सी कॉफी गिरा दी। आपने हेड को बुरुश से साफ करके पहना। कोई हर एक बात नहीं बता सकता, इसलिए हम चुनाव करते हैं। कत्ल के वक्त लोग वही बताते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन अक्सर वे गलत सोचते हैं। और सही बातों पर कैसे पहुंचा जाए? जैसा मैंने अभी कहा, सिर्फ बातचीत से। किसी घटना या व्यक्ति या दिन की बार बार चर्चा करके अतिरिक्त बातें जरूर निकल आएंगी। किस तरह की अतिरिक्त बातें? जाहिर है कि मुझे पता नहीं तो मैं पता लगाने की कोशिश न करता। लेकिन अब मामूली बातों को अपना महत्व वापस पाने के लिए काफी समय बीत चुका है, और यह तो गणित के उसूलों के खिलाफ है कि 3 हत्याओं में एक भी तथ्य या बात ऐसी न हो जो केस के बारे में जानकारी दे। कोई न कोई ऐसी मामूली सी घटना या टिप्पणी जरूर होगी जो एक संकेत हो। मैं मानता हूं कि यह घास के ढेर में सुई को ढूंढने जैसा है, मगर मुझे पक्का यकीन है कि घास के ढेर में सुई है जरूर। मुझे यह सब बहुत अस्पष्ट सा लगा। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा? तुम्हारी अकल तो एक नौकरानी की अकल जितनी भी तेज नहीं है। उसने एक खत मेरी ओर फेंक दिया। लिखा स्कूल के छात्र की तरह तिरछी थी। डियर सर, आशा है आप मुझे आपको लिखने की आज़ादी लेने के लिए माफ़ करेंगे। मैं बेचारी आंटी की तरह इन 2 भयंकर हत्याओं के बारे में सोचती रही हूँ। लगता है जैसे हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। मैंने उस युवती की तस्वीर अखबार में देखी। मेरा मतलब उस युवती से है जो उस लड़की की बहन है जिसकी बेक्सिल में हत्या हुई है। मैंने साहस करके उसे लिख दिया कि मैं लंदन आ रही हूँ और पूछा कि क्या मैं उससे उसकी माँ से मिल सकती हूँ, क्योंकि 1 से 2 भले, और मैं ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगूंगी, बस इतना पता लगाने के लिए कि वह शैतान कौन है, और शायद हम जो कुछ भी जानते हैं वह बताने से जल्दी ही कुछ पता लग जाए। लड़की ने बहुत अच्छा जवाब लिखा और बताया कि कैसे वह एक दफ्तर में काम करती थी और हॉस्टल में रहती थी, मगर उसने सुझाव दिया कि मैं आपको लिखूं, और उसने यह भी बताया कि वह भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी जैसा मैं। उसका कहना था कि हम दोनों एक ही नाव में थे और हमें एक साथ खड़े रहना चाहिए। इसलिए मैं आपको यह बताने के लिए लिख रही हूँ कि मैं लंदन आ रही हूँ और मेरा पता यह है। आशा है मैं आपको परेशान नहीं कर रही। सादर, मेरी ड्रॉयर। मेरी ड्रॉयर एक बहुत बुद्धिमान लड़की है, पायरो बोला। उसने एक और पत्र उठा लिया। इसे पढ़ो। फ्रैंकलिन क्लार्क की लिखी हुई पंक्ति थी कि वह लंदन आ रहा था और अगर असुविधा न हो तो अगले दिन पायरो से मिलने आएगा। घबराओ मत प्यारे, पायरो बोला, लड़ाई शुरू होने वाली